ठीक है, तो फिर लास्ट क्लास में जितना मेरे को याद है ईथर चैनल का जो लोड बैलेंस एल्गोरिदम है उसके ऊपर हम थे। शायद 2 एल्गोरिदम के बारे में हमने डिस्कशन किया था, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक के बारे में। आज हम चालू करते हैं 4 जी। नंबर का जो एल्गोरिदम आपके पास है ना, सोर्स आईपी, उसके बारे में। ठीक है, तो सोर्स आईपी में भी आपका सेम ही चीज़ होता है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और आपका सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, ये 6 एल्गोरिदम आपका जैसे मैंने बताया था प्रोसेस उसी तरह का सेम होता है। तो थोड़ा याद करने के लिए मैं एक सोर्स आईपी वाला ले लेता हूँ। तो एग्जांपल हम एक लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्विच 1 है, ये स्विच 2 है। इन दोनों के बीच हमारे पास जो लिंक है वो 2 लिंक से हमने बंडल करके रखा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो 2 लिंक आपके पास है ये आपके पास फिजिकल लिंक्स थे, और आपने बंडल करने के बाद आपके पास एक लॉजिकल लिंक बन गया। और इस लॉजिकल लिंक को आप क्या बोलते हो, पोर्ट चैनल। मान लो इसको आपने पोर्ट चैनल 1 नाम दे दिया। ठीक है, तो ये जो बंडल लिंक आपके पास हो गया, पोर्ट चैनल 1 नाम आपने दे दिया। तो यहाँ पे मेरे 2 डिवाइस कनेक्ट है। पहले वाला डिवाइस का आईपी एड्रेस है 10.0.0.1, दूसरे वाला डिवाइस का आईपी एड्रेस है 10.0.0.2, और ये एक सर्वर कनेक्ट है स्विच 2 के साथ जिसका आईपी एड्रेस है 8.8.8.8। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके डिवाइस सबसे पहले क्या करते हैं, वो जितने भी आपके पास फिजिकल लिंक्स होते हैं वो फिजिकल लिंक को सबसे पहले गिन लेते हैं और उनको नंबरिंग कर देते हैं। और नंबरिंग जैसे कि इस लिंक के लिए उसने नंबरिंग 0 किया और इसको 1 कर दिया, 0 से वो नंबरिंग स्टार्ट होता है। और उसके बाद वो निकाल लेते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन कितने का, 2 टू द पावर कितने के कॉम्बिनेशन में ये जो जितना लिंक मेरे पास है उसका आउटपुट आएगा। तो इसको पता चल गया 2 टू द पावर 1 अगर हम कर लेते हैं तो आपके वैल्यू 2 आता है। इसलिए ये क्या करेगा, हमेशा जब भी कोई एल्गोरिथम चलाने की कोशिश करेगा तो हमेशा ये क्या करेगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट एक ही बीट को चेक करेगा, क्योंकि 2 टू द पावर 1 बीट अगर हम कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा वैल्यू जो है कॉम्बिनेशन का आउटपुट आता है 2, और हमारे पास टोटल 2 लिंक है। तो यहाँ पे हमने एल्गोरिथम चला के रखा है सोर्स आईपी वाला एल्गोरिथम, और इसमें दूसरे वाला स्विच पे कुछ भी आप चला सकते हो, उसके बारे में रहने देते हैं। तो अभी ये जो 10.1 वाला आईपी वाला जो डिवाइस आपके पास था, ये 10 वाला डिवाइस आपका क्या कर रहा है, ये डिवाइस आपका कुछ डेटा भेजना चाहता है किसको 8.8.8.8 को। अभी जैसे कि सोर्स आईपी का एल्गोरिथम हम चेक करते हैं तो यहाँ पे सोर्स आईपी एल्गोरिथम आपके स्विच के पास चल रहा है। तो इसका मतलब आपके डिवाइस अभी ईथर चैनल के लिंक कौन से वाले डेटा पे आपके डेटा भेजना है फिजिकल लिंक पे, वो चूज करने के लिए आपके डिवाइस अभी लेयर 2 के बेसिस पे नहीं जाएगा, किसके बेसिस पे जाएगा, लेयर 3 के बेसिस पे। तो अभी लेयर 3 पे क्या होगा, आपका 10.1 जब भी कोई डेटा 8.8 को भेजेगा वो क्या करेगा, सोर्स आईपी एड्रेस में 10.1 लगाएगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आपका 8.8.8.8 लगा देगा। उसके बाद आपका मैक एड्रेस, लेयर 2 के इन्फॉर्मेशन में आपके मैक एड्रेस जो भी आए, जो आपका ये वाला डिवाइस का मैक एड्रेस मान लो ए था और ये वाला डिवाइस का कुछ भी मैक एड्रेस था, तो ये क्या करता है, सोर्स मैक एड्रेस आपका ए लगा देता है और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आपका कुछ भी वो लगा के स्विच के पास भेज दिया। अब स्विच जब भी ये एल्गोरिथम देखेगा कि स्विच क्या करेगा, स्विच आपका जब भी होता है ना, ये क्या करता है, डिसीजन आपका लेयर 2 बेसिस पे ही लेता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब भी स्विच देखेगा कि आगे जो लिंक है जिससे मेरा डेटा एग्जिट करना है, ये वाला लिंक आप इसके पास हो गया ना डेटा एग्जिट करने के लिए, ये लिंक एक पोर्ट चैनल है, मतलब मेरे साथ ईथर चैनल कॉन्फ़िगर हुआ है। ये चेक करेगा कि ईथर चैनल में जो बंडल मेरे पास है उस बंडलिंग में से कौन से वाले फिजिकल लिंक में मेरे को डेटा भेजना है, वो चूज करने के लिए ये चेक करेगा ईथर चैनल का कौन सा वाला एल्गोरिथम मेरे पे रन हो रहा है। तो उसको पता चलेगा सोर्स आईपी वाला एल्गोरिथम जो है वो उसके पास चल रहा है। तो ये क्या करेगा, ये जो पैकेट उसके पास आ रहा है उसमें से जो सोर्स आईपी लगा है वो वाला इन्फॉर्मेशन को एक बार चेक कर लेगा, और इसमें कितने लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट को वो चेक करेगा, 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट को वो चेक करेगा, क्योंकि हमारे पास टोटल जो पोर्ट चैनल है उसमें 2 लिंक है और टोटल 2 टू द पावर 1 के कॉम्बिनेशन अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास आउटपुट 2 आता है। तो इसमें आपका लास्ट वाला जो ऑक्टेट है ना, ये आईपी का 10.0.0.1, उसका लास्ट ऑक्टेट लिस्ट में, मतलब लास्ट वाले से वो देखेगा ना, तो मैंने आपको बताया था राइट साइड से वो देखेगा। तो 10.0.0.1 इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट, मतलब लास्ट ऑक्टेट में आपका कितना बीट होते हैं, 8 बीट होते हैं, आपको पता है। ठीक है, टोटल 8 बीट होते हैं और 1 वैल्यू आपका आ रहा है, इसका मतलब आपको पता है पहले से सारे बीट आपका 0 होते हैं और लास्ट बीट सिर्फ आपका ऑन है। और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट एक बीट को चेक करेगा, मतलब लास्ट का जो बीट आपके पास है उसी बीट को वो चेक करेगा। और ये बीट में जो उसे बाइनरी का वैल्यू मिला वो वैल्यू आपका कितना मिला, 1 मिला। इसको भी ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर लेगा डेसिमल में। अगर आपका बाइनरी वैल्यू 1 है तो उसे अगर वो डेसिमल में कन्वर्ट करता है तो उसका मतलब डेसिमल का वैल्यू भी आपका क्या आता है, 1 आता है। तो इसका मतलब ये कौन से वाले लिंक से आपका डेटा भेजेगा, 1 नंबर वाला लिंक जो हो गया उसके साथ वो क्या करेगा, अपना डेटा जो है भेजेगा। जब भी ये वाला डिवाइस, ए वाला डिवाइस जब भी ये सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा
सोर्स आईपी अगर 10.0.0.1 है तो इसका मतलब आपका सोर्स आईपी का एल्गोरिदम चल रहा है, तो ये क्या करेगा, हमेशा ये जो डेटा है वो 1 वाला आईपी से भेजने की कोशिश, सॉरी 1 वाला जो आपका 1 नंबर वाला पोर्ट चैनल में जो फिजिकल लिंक है उससे भेजने की कोशिश करेगा। अभी फॉर एग्जांपल मान लो ये जो 10.0.0.2 वाला डिवाइस है ये भी डेटा भेजना चाहता है किसको, 8.8.8.8 को, और ये डेटा भी आपको पता है कि ये जो आपके पास पोर्ट चैनल है इसी पोर्ट चैनल से आगे जाएगा। तो अब आपके डिवाइस क्या करेगा 10.0.0.2 की केस में, क्योंकि ये तो आपका सोर्स आईपी है ना, तो इस केस में भी लास्ट ऑक्टेट में अगर हम देखेंगे तो टोटल हमारे पास कितने बीट है, टोटल 8 बीट है हमारे पास, और 2 का वैल्यू आ रहा है, मतलब आपको अगर आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो आपका वैल्यू इतना आएगा 10, ठीक है। और ये लिस्ट कितने बीट को चेक करेगा, लिस्ट एक ही बीट को चेक कर रहा है, और एक ही बीट में जो लास्ट बीट का वैल्यू आपका 0 आ रहा है, इसे अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका मतलब आपका डेसिमल वैल्यू भी 0 आ रहा है। तो ये क्या करेगा, अगर 10.0.0.2 कभी भी डेटा भेजना चाहता है 8.8.8.8 को या फिर कोई दूसरा यूजर को भी, तो सोर्स आईपी ये लेके अगर इसके पास आ रहा है तो इसका मतलब ये डेटा किससे भेजेगा, ये वाला जो ऊपर वाला लिंक 0 नंबर वाला लिंक है ना, इस लिंक से आपका डेटा भेजेगा। और एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका डेस्टिनेशन आईपी के लिए भी आपका ऐसा ही है। हम और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सोर्स पोर्ट के ऊपर, ठीक है। जैसे सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या आता है, 7 नंबर में आपका सोर्स पोर्ट आता है, डेस्टिनेशन, अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं 8 नंबर वाला डेस्टिनेशन पोर्ट के बारे में हम देख लेते हैं। सबका आपका एल्गोरिदम जो चलाने का तरीका ऐसे ही होता है, बस जब हम सोर्स और डेस्टिनेशन को मिलाकर चलाते हैं वो कैसे होता है वो थोड़ा देख लेंगे, लेकिन इसका और एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो अभी मेरे पास जो डिवाइस कनेक्ट है ये स्विच 1 हो गया, ये आपके पास स्विच 2 हो गया। हमने यहाँ पे क्या किया है, कुछ ऑड नंबर का लिंक ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे हमने 3 लिंक लगा के रखा है, ठीक है। और बंडल जब हम करने जा रहे हैं तो ये 3 लिंक को हम क्या कर रहे हैं, बंडल करने के लिए जा रहे हैं, और इसमें डेस्टिनेशन पोर्ट का एल्गोरिथम आपने चला के रखा है, और ये बंडल में आपका पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट चैनल नंबर आपने दे दिया 1 करके, ठीक है। और यहाँ पे एक डिवाइस आपका कनेक्ट है, एक पीसी आपका कनेक्ट है, जिस पीसी का आईपी आप मान लो 10.1 है। यहाँ पे एक पीसी आपके पास कनेक्ट है जिस पीसी का आईपी है 10.2, और एक सर्वर आपका कनेक्ट है, ये एक HTTP सर्वर है जिसका आईपी है 8.8.8, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब भी आप ऑड नंबर की बात करते हो ना तो ये क्या करेगा, हमेशा जितने भी आपके पास लिंक्स है ना उस लिंक को नंबरिंग करेगा, ठीक है। अभी ये देखेगा 2 टू द पावर कितने पावर करने के बाद आपका वैल्यू 3 आ रहा है, ये 3 को नहीं देखेगा। अभी क्या करेगा, 3 के बाद जो आपका वैल्यू है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन में जो आपके पास वैल्यू आते हैं, जैसे हमने बताया था ना जब डेसिमल और बाइनरी में कन्वर्ट वगैरह करते थे उस टाइम में जब हम बात कर रहे थे, सबनेटिंग वगैरह के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो कॉम्बिनेशन वैल्यू वाला मैंने आपको बताया था ना, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, देन आपके पास 128, 256, तो इस तरह का वैल्यू में वो चेक करेगा। अभी इसके पास 3 लिंक है, मतलब ये क्या करेगा, अभी 4 लिंक के जैसे बात करेगा, मतलब ये समझेगा कि मेरे पास टोटल 4 लिंक कनेक्टेड है। क्यों, इसलिए क्योंकि आपके डिवाइस जो है कॉम्बिनेशन के वैल्यू के हिसाब से देखते हैं। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, 2 टू द पावर 2 करके निकालेगा वैल्यू कितना, 4। और आपके पास टोटल कितना लिंक है, लेकिन आपके पास फिजिकली 3 लिंक है, लेकिन जब भी एक कॉम्बिनेशन वैल्यू के साथ आप आ रहे हो तो 4 लिंक है आपके पास। तो डिवाइस अभी जब भी नंबरिंग करने के लिए जाएगा ना लिंक को, कैसे नंबरिंग करेगा, देखो अब ये 0 से स्टार्ट करेगा, ये इसको 0 वाला नंबर दे दिया, इसको 1 वाला नंबर दे दिया, इसको 2 वाला नंबर दे दिया, आपके पास 3 लिंक हो गया। फिर से ये क्या करेगा, जो आपके पहले वाला लिंक था ना उसको ये क्या करेगा, 3 नंबर वाला नंबर दे देगा। मतलब अभी आपके एल्गोरिथम के हिसाब से जिस डिवाइस के लिए 0 नंबर वाला आएगा उसके लिए ये लिंक डेटा पास कराएगा, जिसके लिए 1 नंबर का वैल्यू आएगा उसके लिए ये वाला लिंक डेटा पास कराएगा, जिसके लिए 2 का नंबर आएगा उसके लिए ये वाला, 3 के लिए अगर किसका आ गया तो वो भी आपका 0 वाले लिंक के साथ जाएगा। मतलब अभी आपका जो 0 वाला फिजिकल लिंक है ये क्या करेगा, दोनों मतलब 0 और 3 दोनों के लिए डेटा जो है वो ट्रांसमिट करने के लिए आपका यूज किया जाएगा, ठीक है। जब भी आपका ऑड नंबर वाला होता है तो ऑड नंबर के केस में हमेशा आपके डिवाइस क्या करता है, उसे इवन में कन्वर्ट करता है, और इवन में उसे मैच कराने के लिए या फिर इवन के क्राइटेरिया को मैच कराने के लिए वो क्या करता है, हमेशा जो पहले से शुरू होता है वहाँ से फिर वो क्या कर लेता है, नंबरिंग कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 3 लिंक लिया है, आप ले लो, यहाँ पे मैं 5 लिंक ले लेता हूँ, ठीक है। आपके पास टोटल 5 लिंक है, और 5 का मतलब आपको पता है, अगर आप कॉम्बिनेशन के वैल्यू में देखोगे 5 से ज़्यादा तो उसके बाद मतलब आपके पास क्या आएगा, 2 टू द पावर 3 करने के बाद आपके पास एक वैल्यू आता है 8। तो इस केस में ये क्या करेगा, इस वाले तो टोटल 8 नंबर लिंक इसके पास होना चाहिए, तो ये क्या करेगा, पहले वाला लिंक को 0, दूसरे वाला लिंक को 1, तीसरे वाला लिंक को 2, 3, 4 देने के बाद फिर क्या करेगा 5, 6, 7 इस तरह का करा देगा। मतलब क्या होगा, ये जो 3 लिंक आपके पास हो गए ये 2-2 नंबर के लिए डेटा ट्रांसमिट करेंगे। जैसे ये वाला लिंक आपका 0 और 5 के लिए ट्रांसमिट कराएगा, मतलब 0 नंबर का लिंक और 5 नंबर का लिंक दोनों ये कहलाएगा।
ये वाला भी लिंक आपका क्या होगा 1 नंबर एंड 6 नंबर कहलाएगा, ये 2 नंबर एंड 7 नंबर कहलाएगा, और बाकी 3 4 वो 3 एंड 4 नंबर ही कहे जाएंगे। ठीक है, तो ऑड नंबर के केस में आपका बिहेवियर जो स्विच का होता है वो इस तरह का आपका नंबरिंग करने का बिहेवियर होता है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास टोटल 3 लिंक है, तो मेरे डिवाइस ने कॉम्बिनेशन निकाला 4, और 4 कॉम्बिनेशन के हिसाब से उसको पता चला कि मेरे को लिस्ट कितना बिट चेक करना है, मेरे को लिस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट ही चेक करना है। अभी पोर्ट के बेसिस पे, मतलब यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट, मतलब पोर्ट नंबर आपके कहाँ पे आते हैं, आपको पता है पोर्ट नंबर के बारे में जब मैंने आपको बताया था। सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट आपके टीसीपी हेडर में आपके पास होते हैं, मतलब ये लेयर 4 के कैपेबिलिटी के हिसाब से, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अभी क्या होगा, आपके पोर्ट चैनल का लिंक जो है वो चूज किया जाएगा। मान लो ये जो 10.1 वाला डिवाइस है ना, आईपी आपके पास है, ये लेयर 3 के इन्फॉर्मेशन में 10.1 क्या कर रहा है, सोर्स आईपी आपका 10.1 है, डेस्टिनेशन आईपी 8.8। 8.8 एक ऐसा सर्वर है जिसमें आपका HTTP सर्विस रन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, उस वेब पेज को, कोई वेब पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो लेयर 4 में आपका इन्फॉर्मेशन पोर्ट नंबर आएगा, आपको पता है, और पोर्ट नंबर में लेयर 4 में जब भी आप सोर्स डिवाइस के बारे में बात करते हो, HTTP के लिए अगर कोई ट्रैफिक को जनरेट कर रहा है तो इसमें यहाँ पे एक रैंडम पोर्ट आपके पास आ जाता है सोर्स पोर्ट में, और डेस्टिनेशन पोर्ट आपका 80 होता है HTTP एक्सेस करने के लिए, जैसे HTTP का पोर्ट होता है। मतलब वहाँ पे आपका लेयर 4 में मैंने आपको बताया था ना, जब भी आपका कोई भी कुछ भी सर्विस आप एक्सेस कर रहे हो तो डेस्टिनेशन पोर्ट, जो सर्विस आप एक्सेस कर रहे हो उसका पोर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे HTTP का सर्विस वो एक्सेस करना चाहता है, इसलिए डेस्टिनेशन पोर्ट HTTP का डेस्टिनेशन होना चाहिए। और लेयर 2 में आपका सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, जो भी आपका लगना है वो आपका लग गया। ये पैकेट अभी आ गया किसके पास, स्विच 1 के पास आ गया। अभी स्विच 1 ने देखा कि जब भी मेरे को ये इन्फॉर्मेशन आगे लेने के लिए या फिर आगे भेजने के लिए मेरे को कहाँ से भेजना पड़ेगा, ये जो पोर्ट चैनल नंबर 1 है, या फिर लॉजिकल लिंक मेरे पास है, या फिर कोई ईथर चैनल मेरे पास है, उस ईथर चैनल वाले लिंक जो होता है उस लिंक से मेरे को डेटा जो है आगे भेजना है। तो इसके लिए यह क्या करेगा, एल्गोरिदम चेक करेगा कि मेरे पास ईथर चैनल का एल्गोरिदम क्या है। तो उसको पता चला मेरे पास ईथर चैनल का एल्गोरिदम क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट का एल्गोरिदम है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, अभी डेस्टिनेशन पोर्ट में क्या वैल्यू है उस वैल्यू को चेक करेगा, और उस वैल्यू में से उसको पहले वो क्या करेगा, डेस्टिनेशन पोर्ट का जो आपका वैल्यू है ये आपका डेसिमल फॉर्मेट में होते हैं। सबसे पहले इसका ये क्या करेगा, इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लेगा। फिर बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इसको पता है कि मेरे को 2 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या फिर लास्ट में से 2 बिट मेरे को चेक करना है। तो बाइनरी में इसे कन्वर्ट करने के बाद लास्ट का जो वैल्यू होता है उसी वैल्यू को वो क्या करेगा, आगे ले लेगा। तो अभी 80 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो जो भी वैल्यू आपका आता है, तो 80 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब आपको पता है आपको 64 लेना पड़ेगा। फिर 64 के बाद 32 आपका यूज में नहीं आएगा, तो 64 32 में 0 दे दो, और 64 के साथ अगर आप 16 ले लेते हो, 16 अगर आप ले लेते हो तो इसका मतलब आपका 80 वैल्यू आ जाता है। और उसके बाद आपका 8 4 2 और 1 ये सारे बिट आपका 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपका 80 का वैल्यू को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आपका वैल्यू कितना आता है, बाइनरी वैल्यू 10100000, ये वैल्यू आपके पास आता है। तो इसमें से इसको पता है कि 2 बिट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से मेरा आउटपुट आ रहा है, तो इसका मतलब टोटल लिंक जो है 2 के कॉम्बिनेशन के हिसाब से, मतलब 2 बिट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से टोटल वैल्यू मैंने निकाला है जितना लिंक मेरे पास है। तो इसका मतलब लास्ट के 2 बिट को ये कंसिडर करेगा। अभी इस 2 बिट को ये क्या करेगा, आपके पास 00 आ गया 2 बिट, इसको ये डेसिमल में कन्वर्ट कर लेगा। और आपको पता है अगर 00 आपका वैल्यू है बाइनरी में, इसे डेसिमल में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो डेसिमल वैल्यू आपका 0 आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये जब भी HTTP का कोई भी सर्विस एक्सेस करने के लिए डेटा आगे भेजेगा 10.1, तो ये क्या करेगा, 0 वाला जो लिंक है ना, इस लिंक से डेटा जो है आपका यहाँ से भेजेगा। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, अगर ये वाला डिवाइस भी आपके पास है 10.2 है ना, तो ये भी अगर कोई भी HTTP के सर्विस एक्सेस करने के लिए आगे भेजेगा तो ये भी क्या करेगा, आपका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80 ही रखेगा ना। तो उस केस में भी आपका डेटा यहीं पे जाएगा। क्यों, इसी लिंक पे क्यों जाएगा, क्योंकि आपका डिवाइस जो है वो डेस्टिनेशन पोर्ट का एल्गोरिदम जो है ना, वो एल्गोरिदम आपका यूज कर रहा है। तो इसीलिए ये ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इसको डेस्टिनेशन पोर्ट या सोर्स पोर्ट का एल्गोरिदम ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपनियों में आपको देखने को मिलेगा आपके जो सर्विस है वो हो सकता है HTTP या HTTPS या फिर ऐसे ही कुछ होते हैं। मतलब एक इस तरह का एक पोर्ट होता है जो पोर्ट को वो लोग ज़्यादा यूज करते हैं। एक तरह का एक सर्विस होता है जैसे मेल वगैरह हो गया, उसका पोर्ट नंबर वगैरह। तो उसी हिसाब से अगर सारे यूजर उसी सर्विस को यूज करेंगे तो सबका भी डेटा आपका क्या होगा, एक ही से जाएगा, अगर आप डेस्टिनेशन पोर्ट को रखे हो। लेकिन अगर आप सोर्स पोर्ट को यूज करते हो तो उस केस में आपका कहानी थोड़ा अलग हो जाता है। क्यों, क्योंकि सोर्स पोर्ट जो होता है वो आपका रैंडम होता है। रैंडमली ये हर एक डिवाइस के लिए चेंज होते रहते हैं। मतलब एक डिवाइस अगर एट ए टाइम अभी के लिए अगर HTTP का कोई रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है तो उसका अगर रैंडम पोर्ट आप मान लो
25,000 मिल गया। दूसरी टाइम सेम डिवाइस अगर इसी सेम HTTP के सर्विस को एक्सेस करेगा, हो सकता है 25252 करके या फिर कोई भी रैंडम पोर्ट उसको मिल जाए। तो उस केस में हो सकता है आपका सेम डिवाइस का डेटा भी एक समय पे अगर वो HTTP का सर्विस यूज कर रहा था तो ये वाला लिंक पे अगर जा रहा था, तो दूसरी टाइम हो सकता है ये वाले से जा सकता है, या फिर कोई दूसरा डिवाइस अगर HTTP या फिर कोई भी सर्विस अगर एक्सेस करने की कोशिश करता है तो हो सकता है उसका डेटा जो है कोई दूसरे लिंक से आपका चले जाए। तो इसलिए सोर्स पोर्ट का आप यूज कर सकते हो, लेकिन डेस्टिनेशन पोर्ट पे हो सकता है आपका इस केस में अगर सारे यूजर आपका एक ही सर्विस को यूज करते हैं तो आपके सारे डेटा एक ही लिंक से पास होता है। ठीक है, तो ये कहानी आपके सारे डेस्टिनेशन सोर्स पोर्ट के लिए भी आपका सेम कहानी, सेम एल्गोरिदम की तरह आपका यूज होता है, यूज करने का तरीका सेम ही है। लेकिन ये सारे जो एल्गोरिदम आपके पास थे इसमें भी थोड़ा बहुत दिक्कत था, कभी कभी इसमें भी आपका दिक्कत हो रहा था। एक दिक्कत तो मैंने डेस्टिनेशन पोर्ट के लिए आपको बता दिया, अगर आपके पास सारे यूजर है जो सिर्फ डेटा एक्सेस करते हैं, इंटरनेट एक्सेस करते हैं, तो उस केस में हो सकता है उनके डेटा जो है एक ही लिंक से हमेशा पास करे, क्योंकि वो तो HTTP या फिर HTTPS को यूज करेंगे ना। तो उस केस में आपका हो सकता है दिक्कत बन जाए, एक ही लिंक आपका यूज में आए, बाकी लिंक यूज में ही नहीं आए। तो इस तरह का भी हो सकता है। और भी कुछ दिक्कत था, हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, सोर्स पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ये 6 एल्गोरिदम में एक्चुअली आपके दिक्कत क्या हो रहा था। तो आपका दिक्कत ऐसा है, आपके पास एक स्विच है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपके पास एक स्विच है, आपने 4 लिंक के साथ कनेक्ट किया स्विच 2 के साथ, और यहाँ पे एक सर्वर है। इस सर्वर का IP आपका 8.8.8.8 है। पहले हम देखते हैं मैक एड्रेस इसका A है, एक यूजर आपका यहाँ पे बैठा है, इसका मैक एड्रेस B, इसका मैक एड्रेस C है, इसका IP 10.1, इसका IP 10.2 है। अभी देखो, अगर आप एक काम करते हो, ये वाले डिवाइस के ऊपर डेस्टिनेशन मैक के अगर आप बात करते हो, एल्गोरिदम अगर आप चला लेते हो स्विच 1 के ऊपर, तो आप देख लो डेस्टिनेशन मैक मतलब अगर B वाला डिवाइस या C वाला डिवाइस, कोई भी डिवाइस अगर ये A वाले सर्वर को एक्सेस करेंगे, मतलब आप देखो ये जो 2 डिवाइस के बाद एक सर्वर बैठा है ना, तो ये सर्वर यहाँ पे बैठा है, मतलब सारे यूजर उसी सर्वर को एक्सेस करेंगे ना। तो इस केस में आपका क्या होगा, स्विच 1 के पास कोई भी डेटा आएगा सर्वर की तरफ जाने के लिए, तो स्विच 1 क्या करेगा, डेस्टिनेशन मैक का एल्गोरिदम चल रहा है, तो ये हमेशा डेस्टिनेशन मैक चेक करेगा। B वाला डिवाइस A वाले डिवाइस को एक्सेस करे या C वाला डिवाइस A वाले एक्सेस को डिवाइस को एक्सेस करे, तो उस केस में आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस तो सेम रहेगा ना। सोर्स मैक एड्रेस चेंज हो सकता है, जब भी B वाला डिवाइस कोई डेटा आगे भेजेगा तो सोर्स मैक एड्रेस B रखेगा, लेकिन डेस्टिनेशन तो A होगा। C वाला डिवाइस जब भी A वाला डिवाइस को कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा तो सोर्स मैक एड्रेस C रखेगा, लेकिन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस तो सेम A होगा ना। तो उसी के अकॉर्डिंग जब भी आपका स्विच 1 कोई भी एल्गोरिदम चलाएगा तो एक ही लिंक तो आपका हमेशा सिलेक्ट हो जाएगा। आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट जितना भी बिट वो चेक करे उसके हिसाब से वो हमेशा सेम चीज़ चेक करेगा, और सेम चीज़ आपका डेस्टिनेशन में हमेशा आएगा, और आपका दिक्कत हो जाएगा। और एक बात भी आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरफ अगर आपने सोर्स मैक एड्रेस का एल्गोरिदम चला दिया स्विच 2 के पास, तो इस केस में आप देखो अगर A वाला डिवाइस किसी को भी कोई डेटा भेजने की कोशिश करेगा, रिप्लाई मतलब B वाला डिवाइस अगर कोई डेटा A को भेज रहा है तो A भी तो रिप्लाई करेगा। और उस केस में अगर स्विच 2 के पास आपने क्या किया, सोर्स मैक एड्रेस वाला एल्गोरिदम लगा दी, तो A कभी भी कोई भी डिवाइस को रिप्लाई करेगा ना, तो उस केस में सोर्स मैक एड्रेस तो हमेशा A ही रहेगा। डेस्टिनेशन चाहे B हो जाए, C हो जाए, कुछ भी हो जाए, सोर्स मैक एड्रेस तो हमेशा आपका A ही रहेगा। तो उस केस में क्या होगा, ये जब भी देखेगा ईथर चैनल का एल्गोरिदम सोर्स मैक है, हमेशा सोर्स मैक एड्रेस को चेक करेगा, और सोर्स मैक एड्रेस A है तो उसके अकॉर्डिंग लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट चेक करने के बाद जो भी लिंक सिलेक्ट होगा उसी से हमेशा हो सकता है कोई एक लिंक से ये हमेशा डेटा जो है आपका आगे भेजता रहेगा। तो उस केस में भी आपका यही हो गया ना कि आप ईथर चैनल चलाने के बाद भी आपका एक ही लिंक यूज हो रहा है। सोर्स IP के बारे में अगर हम भी बात करें तो आप देख लो, इसी सोर्स मैक के जगह अगर आप सोर्स IP देख लोगे तो उस केस में भी हमेशा आपका सोर्स IP यही होगा। और इस साइड से अगर आप डेस्टिनेशन IP के बारे में बात करोगे तो उस केस में आपका डेस्टिनेशन IP भी वही सेम है ना, हमेशा पोर्ट नंबर भी आपका वही है। जैसे पोर्ट नंबर का एग्जांपल मैंने बताया, अगर आपके सारे यूजर जो है क्या एक्सेस कर रहे हैं, अगर HTTP एक्सेस कर रहे हैं तो उस केस में डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर अगर आप यूज करते हो तो उसमें भी आपका दिक्कत हो सकता है ना, हमेशा क्या है आपका डेटा एक ही लिंक से जाए। तो फिर बाद में ये दिक्कत जब सामने आई, फिर बाद में उन्होंने कुछ और डेवलप किया। क्या डेवलप किया इन्होंने ये ट्राई किया कि जो एल्गोरिदम है ना उस एल्गोरिदम को मिला दिया जाए। ठीक है, तो एल्गोरिदम को मिला दिया जाए और कुछ ऐसा टेक्निक उसमें मतलब ले आया जाए जिसमें आपका क्या होगा कि इस तरह का कोई भी दिक्कत ना होगा।
तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ये जो एल्गोरिदम आपके पास एक 3 नंबर का एल्गोरिदम था, सोर्स प्लस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, इस तरह का सोर्स प्लस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, फिर सोर्स प्लस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और सोर्स प्लस डेस्टिनेशन आपका पोर्ट नंबर। ठीक है, ये 3 एल्गोरिदम उन्होंने ले आया और इसके बाद लाने के बाद आपका ये जो दिक्कत था, ये दिक्कत आपका रिजोल्यूशन में आ गया। तो ये दिक्कत रिजोल्यूशन में कैसे आया और ये एल्गोरिदम आपका कैसे काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो अभी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये मेरे पास एक स्विच 1 है, ये 2 लिंक से कनेक्ट है और इसको हमने पोर्ट चैनल 1 बना के रखा, इसने 0 और 1 नंबर इसे दे दिया। स्विच 2 मेरे पास हो गया, इसके बाद कोई एक डिवाइस कनेक्ट है जिसका मैक एड्रेस आप ये मान लो, और यहाँ पे आपका 2 डिवाइस कनेक्ट है, इसका मैक एड्रेस ए है, ये एक डिवाइस आपके पास कनेक्ट है, इसका मैक एड्रेस बी है। ठीक है, और यहाँ पे आपने सोर्स प्लस डेस्टिनेशन मैक का जो है एल्गोरिदम आपने चला के रखा। इस तरफ आप भी सोर्स प्लस डेस्टिनेशन या फिर कुछ भी आप चला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरे तरफ दोनों डिवाइस के पास सेम ही एल्गोरिदम होना चाहिए। ठीक है, अभी हम स्विच 1 की तरफ बात करेंगे। और आपको पता है अगर आपके पास 2 लिंक है तो इसका मतलब आपका 2 टू द पावर 1 कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप देखोगे तो 2 आएगा, इसलिए हमेशा क्या करेगा, लिस्ट के मतलब लास्ट के एक ही बीट को हमेशा चेक करेगा। अभी ए क्या कर रहा है, ई के तरफ कुछ डेटा भेज रहा है, तो लेयर 2 के इन्फॉर्मेशन में आपका सोर्स मैक एड्रेस ए आ गया, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आपका ई आ गया। अभी क्या हुआ, आपके डिवाइस के पास जब भी ये डेटा आ गया स्विच 1 के पास, स्विच 1 ने क्या देखा कि मेरे को ये डेटा किससे एग्जिट करना पड़ेगा, ये पोर्ट चैनल से एग्जिट करना पड़ेगा, तो मेरे को ईथर चैनल का कौन सा एल्गोरिदम चल रहा है वो देखना पड़ेगा। और ईथर चैनल का एल्गोरिदम जो वो चेक किया तो उसको पता चला कि मेरे पास सोर्स प्लस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेगा कौन सा वाला लिंक आएगा वो एल्गोरिदम चलाने के बाद। अगर आप सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस या फिर सोर्स प्लस डेस्टिनेशन आईपी या फिर पोर्ट के बारे में अगर आप बात करते हो तो आपके डिवाइस सबसे पहले क्या करते हैं, ये मैक एड्रेस के एग्जांपल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये क्या करता है, ये मैक एड्रेस का लास्ट वाला डिजिट है। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ, तो ए को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है एक ये हेक्सा डिजिट में हेक्सा डिजिट मतलब आपके पास टोटल 4 बिट है। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपके वैल्यू बाइनरी में क्या आएगा, 1010। ये आपका सोर्स मैक एड्रेस हो गया। ठीक है, फिर आप डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को भी ले आओ। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आपके पास क्या है, ई है, तो ई का मतलब आपको पता है ए बी सी डी ई मतलब आपके वैल्यू 14 आ रहा है डेसिमल में, तो 14 मतलब आपके पास क्या आएगा, 8 देन 4 2। ठीक है, 1110, ये 2 वैल्यू आपके पास आ गए। ये हो गया आपका लास्ट डिजिट का वैल्यू, सोर्स मैक एड्रेस के लास्ट 4 बीट भी आप मान सकते हो, और ये हो गया डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के 4 बीट आपके पास लास्ट का। तो इसमें से हमें कितना बीट चूज करना है, हमें एक ही बीट चूज करना है। अभी आपके डिवाइस क्या करेगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट एक ही बीट को चूज करेगा, मतलब ये वाले बीट को भी चूज करेगा, ये वाले बीट को भी चूज करेगा। मतलब हमारे पास अभी वैल्यू आ गया 0 और 0, और इन दोनों के बीच में ये क्या करेगा, एक एक्स और गेट चला लेगा। ठीक है, एक्स और गेट अगर आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर साइंस वगैरह में तो ये आपको पढ़ने को मिलता है, मैथमेटिक्स वगैरह में भी शायद ये आ जाता है आपका। एक्स और गेट का मतलब आपका यही होता है, अगर आपका वैल्यू सेम है, मतलब एक तरफ अगर 1 है दूसरे तरफ भी आपके पास 1 है, वैल्यू सेम की जगह आपका वैल्यू आ जाता है 0। अगर आपके पास एक तरफ 0 है दूसरी तरफ भी आपके पास 0 है तो भी आपके वैल्यू आ जाता है 0। अगर एक तरफ आपके पास 1 0 है तो उसका मतलब आपका वैल्यू 1, 0 1 है तो उसका मतलब आपके पास 1 आता है वैल्यू। ठीक है, तो आपका वैल्यू इस तरह का आता है अगर आप एक्स और गेट के बारे में अगर आप बात करते हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बिट मैक एड्रेस से उठाता है ना, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उनके बीच ये क्या करता है, एक्स और गेट या फिर और गेट आप मान सकते हो, ये और गेट चला लेता है। तो और गेट चलाने के बाद आपको पता है 0 0 में और गेट चलाने के बाद आपके वैल्यू क्या आता है, 0 आ जाता है। ठीक है, इस 0 को ये अभी क्या करेगा, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेगा। अभी इसको डेसिमल में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल वैल्यू इसका भी 0 आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, अभी ए वाला डिवाइस अगर यू वाले डिवाइस को कोई डेटा भेजने की कोशिश कर रहा है तो उस टाइम में ये क्या करेगा, 0 वाले लिंक जो आपके पास है ना उससे कोई डेटा जो है आगे भेज देगा। अभी सेम एग्जांपल हम ले आएंगे, बी वाला डिवाइस यू वाले डिवाइस को कोई डेटा भेजने की कोशिश कर रहा है, तो आपका जो लेयर 2 के इन्फॉर्मेशन में आपके सोर्स मैक हो गया बी, डेस्टिनेशन मैक आपके पास हो गया ई। ठीक है, तो हमारे लास्ट बीट जो सोर्स मैक एड्रेस का जो लास्ट हमारे पास डिजिट है वो बी है, और डेस्टिनेशन मैक के लास्ट डिजिट हमारे पास ई है। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आप बी को कन्वर्ट करते हो तो आपके पास वैल्यू क्या आता है, 1011, और ई को अगर आप कन्वर्ट करते हो तो उस केस में आपका वैल्यू आता है 1110, यही आया था ना। ठीक है,
तो अभी लीस्ट सिग्निफिकेंट इसे कितने बिट चेक करना है, एक ही बिट चेक करना है, तो ये क्या करेगा 1 एंड 0 को निकाल लेगा और इनके बीच क्या करेगा एक्सओर गेट चला लेगा और तो वैल्यू आपका 1 आ गया। और 1 जो आपका आया ये वैल्यू आपका बाइनरी में, इसे कन्वर्ट कर दो डेसिमल में, और 1 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो भी आपके पास डेसिमल वैल्यू जो है वो क्या आ जाता है, आपके पास 1 आ जाता है। तो इसका मतलब आपका डेटा कहाँ से जाएगा, ये वाले से जाएगा आपका डेटा। ठीक है, अगर यहाँ से आप भी बात करो, यहाँ से जो आपके पास दिक्कत हो रहा था, अगर आप सोर्स आईपी या फिर सोर्स मैक के यूज कर रहे थे तो सेम आ रहा था। तो इस केस में ई वाला डिवाइस जब भी रिप्लाई करेगा ना, तो उस केस में भी आप देखो आपका क्या होगा, ई वाला डिवाइस मान लो ए को रिप्लाई कर रहा है तो सोर्स मैक आपके पास ई हो गया, डेस्टिनेशन मैक आपका ए हो गया। तो ई का जो वैल्यू आपके पास है 1110 इसने ले लिया, ए का वैल्यू जो है आपके पास 1010 इसने ले लिया, दोनों के बीच चला लिया। चलाने के बाद 0 और 0 के बीच अगर हम एक्सओर गेट चला लेते हैं तो उस केस में आपका वैल्यू क्या आता है, 0 आ जाता है। तो ये क्या करेगा, डेटा 0 वाले लिंक से भेजेगा। एक सेकंड इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अभी अगर हम बात करेंगे ई क्या करेगा, अभी डेटा भेज रहा है किसको, डी को। तो ई और डी दोनों को हम अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते तो ई का वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है 1110 और डी का वैल्यू आपका क्या आ रहा था, ऊपर हमने लिखा था ना, ठीक है, सॉरी डी नहीं ये बी था। आप मान लो डी भी कोई अगर आपके पास डिवाइस है, ई वाला डिवाइस कोई डी वाला डिवाइस को भी अगर रिप्लाई कर रहा है ना, तो उस केस में ई का वैल्यू आपका ये आ रहा था, डी का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये आपका क्या आता है 13 आता है। 13 मतलब आपका क्या आएगा 8401। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका आ जाता है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट एक ही बिट को चेक करेगा, 0 और 1 के बीच ये क्या करेगा एक्सओर गेट चला लेगा। एक्सओर गेट चलाने के बाद आपका वैल्यू 1 आ गया और ये क्या करेगा डेटा 1 वाला जो लिंक आपके पास है उस लिंक से आगे भेज देगा। अभी देखो जब ये किसी दूसरे को डाटा भेज रहा था, ये वाला डिवाइस सेम डिवाइस किसी दूसरे को अगर डाटा भेज रहा था तो पहले वाला लिंक आपका यूज हो रहा था, अभी दूसरे वाला लिंक यूज हो रहा है और आपका एल्गोरिथम जो है लोड बैलेंसिंग आपका वो सक्सेसफुली हो गया, किसी एक लिंक से आपका ज़्यादा डाटा जाने नहीं लगा। तो ये था। अगर आप सोर्स प्लस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के भी बारे में अगर आप बात करोगे तो सेम होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जितना आपका होना है उसी बिट को दोनों में से मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों से निकाल लेता है और निकालने के बाद फिर वो क्या करता है आपका एक्सओर गेट चला लेता है और एक्सओर गेट चलाने के बाद जो भी वैल्यू आता है उसी हिसाब से आपका लिंक जो है चूज करना वो कर लेता है। ठीक है, तो ये इसमें तो प्रॉब्लम आया ना, कहाँ प्रॉब्लम आया बताओ। ये मतलब ये 0 और 1 लिंक यही दोनों लिंक को ही चूज कर रहा है और दूसरा और कोई लिंक चूज नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमने 2 ही लिंक रखा है ना, हमारा पोर्ट चैनल में 2 ही लिंक है ना। अच्छा आप ये देखो ना 2 ही लिंक है ना, आप मान लो फॉर एग्जांपल 4 लिंक है, हम देख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे पास 4 लिंक होता तो कितना लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को चेक करता, 2 बिट को चेक करता। ठीक है, अगर 2 बिट को हम देखेंगे तो यहाँ से 2 बिट आप देख लो 10 आ रहा है 01 आ रहा है, तो आप ऐसा कर लो ना 10 और 01 के बीच आप 01 के बीच आप एक्सओर गेट चला लो। तो एक्सओर गेट चलाने के बाद 0 और 1 1 101 आपके पास 11 आ रहा है, तो 11 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। तो 3 मतलब आपका 3 नंबर वाला लिंक यूज होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे अच्छा बी और ई का था, तो ये वाला अगर आप देखोगे तो 1110 आपके पास आ रहा है 1110 और ये वाला वैल्यू आपका 1 आ गया, ये 0 आ गया। तो इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर आप ये वाला एग्जांपल पे भी आप आ जाओगे तो 1010 आपके पास आ रहा है, 2 बिट को अगर आप ले लेते तो 1000 आपका 0 111 तो 0 नंबर वाला लिंक आपका यूज होगा। हो गया ना, हमने एग्जांपल पे 2 लिंक ही लगाया था, इसीलिए आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 2 to the power 1 होने के बाद हम एक ही बिट चेक कर रहे थे, तो इसलिए आपका वैल्यू एक ही बिट के हिसाब से जो है वही आएगा ना। ठीक है, तो आप बैठ के इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, आपको भी क्लियर हो जाएगा। आप एक काम करना, आप 8 लिंक लगा लेना और एक एक करके आप 8 लिंक मतलब 2 to the power 3 आपको 3 सिग्निफिकेंट बिट चेक करना है और 3 बिट को भी आप चेक करके ट्राई करना, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके टोटल 9 एल्गोरिथम, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट के लिए आपका एक प्रोसेस है चूज करने का और दूसरा एक प्रोसेस आपके पास है जो कि सेम है सोर्स प्लस डेस्टिनेशन सारे चीज़ के लिए। तो टोटल आपके पास 9 एल्गोरिथम थे। अब हम बात करते हैं ईथर चैनल के थोड़ा इंप्लीमेंटेशन के बारे में कि हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन मतलब कॉन्फ़िगरेशन, हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जितने भी आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होते हैं कॉन्फ़िगर करने के लिए नेटवर्किंग में, तो सारे चीज़ आप दोनों तरीके से कर सकते हो।
ठीक है। तो इसको भी आप दो तरह से कर सकते हो। आपके पास क्या क्या है, एक आपके पास स्टैटिक है, एक आपके पास डायनामिक है। और यहाँ पे भी आपका सेम चीज़ है, स्टैटिक और डायनामिक में। स्टैटिक में आप मैनुअली कर रहे हो और डायनामिक में भी आपको कुछ कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत होता है, लेकिन कुछ नेगोशिएशन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका दो तरीका है। तो उसमें भी आपके जैसे आपको पता है कि अगर आप किसी भी चीज़ के डायनामिक के बारे में अगर आप बात करते हो तो उस केस में आपका क्या होता है, डायनामिक में हमेशा आपका कुछ प्रोटोकॉल्स चले रहते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कुछ प्रोटोकॉल देखने को मिलेंगे, कुछ प्रोटोकॉल आपके चलते हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें काम करते हैं, हम स्टैटिक ईथर चैनल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, स्टैटिक ईथर चैनल मतलब हमारे पास जो फिजिकल लिंक्स है, उन फिजिकल लिंक्स को हम क्या करते हैं, स्टैटिकली कुछ कॉन्फ़िगरेशन कमांड चला के उन्हें हम बंडल करके एक पोर्ट चैनल में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर एक लॉजिकल लिंक में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें बेसिकली आपके इसमें आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम आप 8 लिंक को बंडल कर सकते हो। ठीक है, स्टैटिक में आप क्या कर सकते हो, 8 लिंक को बंडल कर सकते हो। ठीक है, स्टैटिक में अगर आप कॉन्फ़िगर करने के लिए जा रहे हो तो इस केस में आपका जो मोड होता है, ये मोड आपका ऑन मोड कहा जाता है। ठीक है, आपका कॉन्फ़िगरेशन कमांड में भी आपका ऑप्शन में जो है वो आपको ऑन मोड देखने को मिलता है। तो स्टैटिकली मतलब इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं, आप मैनुअली बस ईथर चैनल चलाने के लिए जा रहे हो। एक बार आपने स्टैटिकली कॉन्फ़िगर कर दी तो उसके बाद आपका क्या होता है, जैसे आपका एल्गोरिदम वगैरह आप जो भी चला रहे हो उस एल्गोरिदम के हिसाब से, हालांकि आपके डिवाइस में क्या होते हैं, एल्गोरिदम बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आपके कुछ चले हुए रहते हैं। जैसे हो सकता है सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स प्लस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, कुछ भी एल्गोरिदम आपका एक चला हुआ होता है बाय डिफ़ॉल्ट। आप ईथर चैनल मतलब ईथर चैनल आप जब एनाबल कर लेते हो तो उसके बाद आपका एल्गोरिदम भी ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। लेकिन आप अगर मैनुअली चेंज करना चाहते हो, आपके मतलब डिजायर के हिसाब से आप कोई मोड सेट करना चाहते हो, एल्गोरिदम कोई सेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो एक बार आपने ऑन मोड चला लिया, आपके ईथर चैनल एस्टेब्लिश हो गया और आपका बंडलिंग जो उसका काम हो गया एक बार, तो उसके बाद आपका एल्गोरिदम के हिसाब से जो भी आपका लिंक चूज करना है ये आपका ऑटोमेटिकली आपका डिवाइस करता रहता है। तो ये जो ऑन मोड आपके पास था, इसका एक काम करते हैं, हम ऑन मोड का सबसे पहले एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं छोटा सा, फिर उसके बाद हम डायनामिक के लिए निकल जाएंगे। जब तक मैं इसे चालू करता हूँ, अगर आपके पास कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो तब तक। ठीक है, हम 4 लिंक ले लेते हैं और इसको फॉरवर्डिंग स्टेट में हम आ जाने देते हैं। तो आप जब भी ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करने के लिए जा रहे हो तो आपको जितने भी सारे आपके पास लिंक है ना, आप अगर 4 लिंक को आप बंडल करने जा रहे हो तो आप ऐसा करो, सबसे पहले आप इंटरफेस रेंज के अंदर चले जाओ। उस इंटरफेस के अंदर जैसे यहाँ पे हमारे पास फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके 3 तक लिंक है, टोटल 4 लिंक हमारे पास है, 1 2 3 एंड 4, सॉरी टोटल 4 लिंक हमारे पास है। तो आप इंटरफेस रेंज के अंदर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, इस रेंज के अंदर जाने के बाद आपको एक कमांड चलाना पड़ता है। पहले मैं क्या करता हूँ, चलो हम ईथर चैनल बनाने के बाद भी हम कुछ ट्रंक वगैरह बना सकते हैं। तो अभी के लिए ये जो लिंक अगर हम देखेंगे ना, तो हर एक लिंक का अगर हम स्टेटस अभी चेक करेंगे, डू शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, एक लिंक का हम स्टेटस देख लेते हैं पूरे डिटेल। तो इस लिंक के बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आपका सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे कि आपका स्पीड जो है ये 100 Mbps में काम कर रहा है और आपका ड्यूप्लेक्स कहाँ है, नीचे दिखाएगा,
डुप्लेक्स 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 MTU फुल डुप्लेक्स पे ये काम कर रहा है, यहीं पे था। ठीक है, आपका ये फुल डुप्लेक्स पे काम कर रहा है और 100 Mbps। हमने कुछ छड़कानी नहीं की, तो आपके जितने भी लिंक मैं चूज कर रहा हूँ रेंज के अंदर, हमने जितने भी लिंक लिया है सारे आपका फुल डुप्लेक्स में काम कर रहे हैं और 100 Mbps के साथ काम कर रहे हैं। अब हम क्या चाहते हैं, ये 4 लिंक जो हमारे पास है, हमने सिलेक्ट किया है रेंज कमांड चला के, ये 4 लिंक को हम एक बंडल में सेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, एक कमांड आपके पास होता है चैनल ग्रुप। अरे ये कमांड नहीं चल रहा है क्या? अच्छा, आपको चैनल पूरा टाइप करना पड़ता है। ठीक है, चैनल अगर आप टाइप करोगे उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दोगे तो आपके पास एक चैनल ग्रुप। अभी चैनल प्रोटोकॉल के बारे में आप मत सोचो, हमें चैनल ग्रुप का कमांड चलाना है। उसके बाद ग्रुप का नंबर, मतलब जो चैनल पोर्ट चैनल हम बनाने जा रहे हैं, या फिर ये जो ग्रुप, ये 4 जो इंटरफेस आपके पास फिजिकली थे, इनको जो ग्रुप में हम डालने जा रहे हैं उस ग्रुप का नंबर क्या है, या फिर आपके पास जो पोर्ट चैनल है उसका नंबर क्या है। यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दे रहा है 1 से लेके 48 तक आप कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी चैनल ग्रुप 1 हम एक नंबर ले लेते हैं। मतलब ये जो नंबर आप ले रहे हो, वो जो लॉजिकल इंटरफेस आपके पास बनेगा, उस लॉजिकल इंटरफेस का नंबर क्या होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, हमने ले लिया। उसके बाद मोड हमें सेट करना पड़ेगा, मतलब कौन से मोड में हम रखना चाहते हैं। तो इसमें मोड हम रखेंगे ऑन मोड, क्योंकि हम स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाते हैं, लेकिन हम सिर्फ क्या करेंगे, ऑन मोड सेट करेंगे। तो आपका कमांड ये है, स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करने के लिए ये एक लाइन का कमांड आपके पास है, चैनल ग्रुप। उसके बाद जो लॉजिकल इंटरफेस या फिर पोर्ट चैनल आप बनाने के लिए जा रहे हो उसका नंबर, उसके बाद मोड के बाद आप कौन सा मोड दे रहे हो। हम ऑन मोड चलाना चाहते हैं, मतलब स्टैटिक ईथर चैनल हम क्रिएट करने जा रहे हैं, इसलिए हम ऑन वाला मोड सेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए अगर आप इसे आप एंटर दबा देते तो आपके पास 2 नोटिफिकेशन आपके पास आ गए। सबसे पहले इसने बताया इंटरफेस पोर्ट चैनल 1, उसका स्टेट आपका ऑफ आ गया। लाइन प्रोटोकॉल ऑफ इंटरफेस, ये आपका लाइन प्रोटोकॉल भी ऑफ आ गया। ये बेसिकली ये जो पोर्ट चैनल आपके पास है, ये पोर्ट चैनल 1 आपके एक लॉजिकल इंटरफेस है। इसका स्टेट आपका ऑफ तभी आता है जब आपका फिजिकल इंटरफेस का स्टेट ऑफ आता है। उसके बाद इसका लाइन प्रोटोकॉल भी आपका तभी ऑफ आता है, मतलब आपका जो फिजिकल इंटरफेस इसमें आपने बंडल करके रखा है, उनके लाइन प्रोटोकॉल अगर ऑफ है तो उस केस में आपका ऑफ दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सिलेक्ट करके रखा है, आप देख लो, मतलब ये जो रेंज के अंदर अभी हम है तो 4 फिजिकल इंटरफेस के अंदर हम है। अगर हम इसे शट डाउन कर लेते हैं तो शट डाउन करते ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा 4 जो इंटरफेस का आपका लाइन प्रोटोकॉल एंड आपका जो स्टेट है स्पोर्ट का, वो आपका डाउन चला गया। अगर हम यहाँ पे 100 IP इंटरफेस ब्रीफ अगर हम करते हैं तो आप देख लेना, ये जो पोर्ट चैनल है ना, ये एक्चुअली आपका डाउन हो जाना चाहिए। ये थोड़ी देर में शायद आपका डाउन होगा, या फिर यहाँ पे कुछ आपको नहीं दिखा रहा है, ये भी स्टेटस इसका जो है आपका डाउन चला जाएगा। ठीक है, शायद ये पैकेट रेसर है इसलिए आपका डाउन नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपके जितने भी आपके पास इंटरफेस फिजिकली आपने रखा है, वो इंटरफेस अगर आप चला लेते हो तो उस केस में सॉरी ये आपका पोर्ट चैनल आपका डाउन नहीं जाएगा, इसमें आपको डाउन दिखाएगा। सॉरी, ठीक है, आपके जो इंटरफेस जितने भी आपने बंडल किया है ना, उस बंडल के अंदर आपको डाउन दिखाता है। हाँ, जब भी इनिशियली आप ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करते हो तो उस केस में अगर आपका पोर्ट चैनल सारे आपके ऑफ है और लाइन प्रोटोकॉल सारे के अगर ऑफ है, तो सडनली आपके ईथर चैनल का जो पोर्ट चैनल वगैरह वो आपका सब कुछ ऑफ आ जाता है। ठीक है, और अगर आप ईथर चैनल को वेरीफाई करना चाहते हो तो आपके पास एक कमांड होता है शो, ठीक है, ईथर ETHERC टाइप करने के बाद अगर आप टैब दबाते हो तो आपके पास ईथर चैनल आता है, नहीं तो आपको पूरा ईथर चैनल लिखना पड़ता है। शो ईथर चैनल समरी, ये आपके पास कमांड होता है आउटपुट देखने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको दिखाता है कि आपके ग्रुप नंबर क्या है, पहले वाला ग्रुप ये है, और उसका नेम जो इंटरफेस लॉजिकल इंटरफेस आपका है वो नेम आपका पोर्ट चैनल 1 दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको SU दिखाता है, और आपके पास भी कुछ दूसरे ऑप्शन भी आपके पास होते हैं। SU अगर आपको दिखा रहा है तो इसका मतलब ये जो ईथर चैनल आपका है ये लेयर 2 ईथर चैनल है, और आपको LR करके भी कुछ दिखाता है। R मतलब आपका ये आता है कि आपका ये मतलब जो है ना लेयर 3, ठीक है, लेयर 3 ईथर चैनल है। LU करके आपको दिखाता है यहाँ पे, अगर आपका लेयर 3 है, मतलब उस पोर्ट चैनल को अगर आप IP वगैरह दे देते हो, वो भी हम देखेंगे आगे, तो उस केस में आपका ये लेयर 3 ईथर चैनल बन जाता है, और लेयर 3 के जगह इसके SU के जगह आपको क्या देखने को मिलता है, SU देखने को मिलता है। और यहाँ पे प्रोटोकॉल कुछ भी आपको नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमने कुछ डायनामिक प्रोटोकॉल नहीं चलाया, यहाँ पे बस हमने स्टैटिक प्रोटोकॉल चलाया, मतलब स्टैटिक ईथर चैनल चलाया इसलिए। और यहाँ पे आपको जो पोर्ट है ना, ये जो ग्रुप आपने बनाया, चैनल ग्रुप या फिर जो लॉजिकल इंटरफेस ग्रुप या फिर लॉजिकल ग्रुप आपने बनाया,
उसमें आपका कौन कौन सा इंटरफेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। और आप देख लो ये फास्ट इथरनेट 0/1 इसके साथ ये सारे इंटरफेस के साथ एक मार्क आपको दिखाता है। ये जो कैरेक्टर आपको दिखा रहा है, अगर ये डी दिखा रहा है मतलब आपके इंटरफेस डाउन है। अगर आपको कभी भी किसी इथर चैनल के अंदर कोई इंटरफेस अगर आपका डाउन डी दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब वो इंटरफेस आपका एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन है। तो हम एक काम करेंगे, हमने क्या किया था कि फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके फास्ट इथरनेट 0/4 सबको हमने डाउन कर लिया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ फास्ट इथरनेट 0/1 को हम नो शट डाउन करेंगे। और अभी हम क्या करेंगे, इसका जो आउटपुट है ना वो आउटपुट हम देखेंगे। अभी आप देख लो ये वाला आपको P दिखा रहा है और बाकी सारे आपको डाउन दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे यही है, ब्रैकेट के अंदर अगर आपको D दिख रहा है इसका मतलब वो इंटरफेस आपका डाउन पड़ा है। हो सकता है क्या है, आपका फिजिकल लिंक का कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब लिंक किसी ने निकाल लिया इसलिए डाउन दिखा रहा है, या हो सकता है आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली शटडाउन जो शटडाउन कमांड है ना वो चला के रखा है। अगर P दिखा रहा है, P का मतलब यही है कि ये पार्टिसिपेटेड है, तो यहाँ पे लिखा होगा ठीक है पार्टिसिपेटेड, मतलब इन पोर्ट चैनल, ये पोर्ट चैनल के अंदर आपका काम कर रहा है, पार्टिसिपेटेड है और ये काम कर रहा है। मतलब फास्ट इथरनेट 0/1 को हमने क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया, तो इसलिए ये आपको अभी बता रहा है कि P मतलब आपका पार्टिसिपेट है एंड ये काम कर रहा है। और बाकी सारे इंटरफेस आपके डाउन पड़े हैं, इसलिए आपको सारे इंटरफेस की इंफॉर्मेशन जब भी आप आउटपुट में चेक करें आपको डाउन दिखा रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस तरफ सारे इंटरफेस को ऑन कर लेंगे। 1 to लेके 4 हमने नो शट डाउन कर लिया। अभी दूसरे तरफ भी हम ये सेम कमांड हमें चलाना पड़ेगा, तो इस तरफ भी हम चला लेते हैं। सेम इंटरफेस हमने लगाया, तो चैनल ग्रुप यहाँ पे भी हम 1 2 या कोई भी नंबर आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं चैनल ग्रुप 5 ले लेता हूँ। ये जो नंबर आप देते हो ये किसी डिवाइस के लिए लोकली सिग्निफिकेंट है, मतलब इसका इन्फॉर्मेशन आगे वाले डिवाइस को पता नहीं चलता है। ठीक है, मतलब इथर चैनल बनाने के लिए। तो चैनल ग्रुप 5 मैंने दे दिया और मोड मैंने ऑन कर लिया। तो इसमें भी हम देख लेते हैं शो इथर चैनल समरी। तो यहाँ पे आप देख लो चारों लिंक को हमने ऑफ कर लिया, तो इसलिए ये बता रहा है इथर चैनल जो है आपका पार्टिसिपेटेड है। और शो इंटरफेस स्टेटस अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपको वो लॉजिकल इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ड्यूप्लेक्स ऑटो है, और मतलब आपके सारे इंटरफेस का जो ड्यूप्लेक्स है उसी हिसाब से यहाँ पे ये ड्यूप्लेक्स दिखाएगा, और स्पीड आपको ऑटो दिखा रहा है। मतलब सारे इंटरफेस का जो आपका स्पीड है उसी हिसाब से ये काम करेगा। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास जैसे मैंने दिखाया था आपको कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके सारे इंटरफेस के ड्यूप्लेक्स फुल ड्यूप्लेक्स है, और आपके सारे इंटरफेस का जो स्पीड है ना वो 100 Mbps है। तो यहाँ पे लेकिन हम एक काम करेंगे, एक का स्पीड हम चेंज कर लेंगे। स्पीड हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 10 Mbps, तो हम 10 Mbps कर लेते हैं। जीरो बाई 1 से लेके 4 एक बार हम फ्लैप कर लेते हैं, शॉर्ट और नो शॉर्ट। ठीक है, ताकि इफेक्ट में आ जाए। यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा है, शायद ये पैकेट ट्रेसर है इसलिए आपको नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये लिंक आपका सस्पेंड में आ जाना चाहिए। एक सेकंड, दूसरे तरफ भी हम एक बार फ्लैप करके देख लेते हैं। अच्छा, ये जो आपका है ना एसटीपी का स्टेट है वो स्टेट से बाहर नहीं आया ना, अभी हम देखते हैं। अभी आप देख लो, जब भी हम 4 लिंक कनेक्ट किए थे तो उसमें आपको सारे लिंक जो है ग्रीन दिखा रहा था, लेकिन इस तरफ अगर आप एक साइड में देखते हो तो आपको क्या था, 3 लिंक आपको एसटीपी की वजह से ऑरेंज दिखा रहा था और एक ही लिंक आपको ग्रीन दिखा रहा था, मतलब एक ही लिंक आपका एक्टिव था। लेकिन इथर चैनल करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था आपका एसटीपी का प्रोसेस भी पोर्ट चैनल के हिसाब से चलता है, तो ये चारों लिंक अभी 2 डिवाइस के लिए एक ही लिंक में कन्वर्ट हो गए। तो इसलिए एक ही लिंक के लिए एसटीपी का आपका यहाँ पे कोई लूपिंग में कनेक्टेड नहीं है, इसलिए आपको कोई ब्लॉक पोर्ट वगैरह नहीं दिख रहा है। नहीं, ये स्टेट में आने के बाद भी आउटपुट नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपका सस्पेंड में वो आ जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी लिंक का अगर पैरामीटर थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो उस केस में आपका लिंक का जो स्टेटस है ना वो आपका यहाँ पे एस दिखाएगा। ये जो पी दिखा रहा है ना उस जगह पे आपको एस दिखाएगा, मतलब सस्पेंड बन जाता है आपका लिंक।
ठीक है, इस तरफ भी नहीं दिखा। और यहाँ पे अगर आप 100 स्पैनिंग ट्री आप देखोगे तो आप देख लेना, अभी स्पैनिंग ट्री का प्रोसेस आपका 4 लिंक के लिए जहाँ पे चलना चाहिए वहाँ पे आपका पोर्ट चैनल 1 के लिए आपका एक ही लिंक के लिए आपका चला रहा है। और ये जो स्पैनिंग ट्री का कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट कैलकुलेशन आपका हो जाता है जब आप चला लेते हो ईथर चैनल, तो स्पैनिंग ट्री का ऑटोमेटिकली आपका कॉस्ट कैलकुलेशन हो जाता है। मतलब 4 लिंक को मिलाने के बाद जो कॉस्ट कैलकुलेशन इसका आता है उसको वो कर लेता है, वो कुछ उसका टेक्निक है। मतलब स्पैनिंग ट्री में आपके पास ऐसा है ना कि जिस लिंक का बैंडविड्थ ज़्यादा होता है उससे लिंक का कॉस्ट आपका कम होता है। जैसे अगर हम ईथरनेट के बारे में बात करते हैं 10 Mbps का, तो आपका कॉस्ट होता है कितना 100। अगर हम 100 Mbps का बात करते हैं तो कॉस्ट होता है आपका 19। अगर आप 1 Gbps की बात करते हैं तो कॉस्ट आपका होता है 4, 10 Gbps के लिए 2 होता है। तो यहाँ पे आपका 4 हमने फास्ट ईथरनेट लिंक को कंबाइन कर लिया, तो उस केस में आपका क्या हुआ, यहाँ पे लिंक का आपका बैंडविड्थ जो है वो 400 Mbps आपका बन गया। तो उसने कुछ कैलकुलेशन किया और 400 Mbps के लिए स्पैनिंग ट्री का जो कॉस्ट होना चाहिए उसने वो लोएस्ट वाला कॉस्ट जो है असाइन कर दी। ठीक है, तो पोर्ट चैनल बनने के बाद आपका स्पैनिंग ट्री में भी पोर्ट चैनल का प्रोसेस उसी पोर्ट चैनल लिंक के लिए ही आपका बनता है। आप चाहो तो एक ही डिवाइस के ऊपर मल्टीपल आप चला सकते हो। तो एक हम काम करते हैं, अभी हम क्या करेंगे, जितने भी हमने रखा था ना उनको हम डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। ये आपके पास कमांड होता है किसी भी इंटरफेस को डिफ़ॉल्ट करने के लिए। ठीक है, ये कमांड हालांकि नहीं चल रहा है, तो ऐसा आप एक एक इंटरफेस के लिए चला सकते हो। डिफ़ॉल्ट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। ठीक है, ये कमांड अगर आप चलाते हो तो गलती से आप देखना, अगर आपको ज़रूरत है तो आप चला सकते हो। ये क्या करता है एक्चुअली, ये डिफ़ॉल्ट वाला कमांड किसी भी इंटरफेस में आपका कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन हो ना, वो सारे कॉन्फ़िगरेशन को ये एरेस कर देता है। मतलब आप किसी इंटरफेस में आपने 10 कमांड चला के रखा है, वो कमांड आप हटाना चाहते हो तो आपको 9 करके 10 बार चलाना पड़ता है। अगर आपको सारे कमांड हटाना है और इंटरफेस को डिफ़ॉल्ट आना है तो आप ये डिफ़ॉल्ट वाला कमांड चला सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके इंटरफेस से सारे इन्फॉर्मेशन को हटा देता है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, ये रेंज में नहीं ले रहा है पैकेट ट्रेसर के लिए, तो हम सारे इंटरफेस को अभी डिफ़ॉल्ट में ले आते हैं। ठीक है, अभी आप जब डिफ़ॉल्ट को सारे इंटरफेस को डिफ़ॉल्ट में ले आए तो इसका मतलब आपने सारे इंटरफेस को जब रिमूव कर दिया पोर्ट चैनल से, आपके पोर्ट चैनल भी डाउन आ गया, इसका स्टेटस भी आपका डाउन दिखा दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एक्टिव लिंक ही अभी आपके पास नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक कोशिश करेंगे इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके हम क्या करेंगे 12 तक ले लेंगे। मतलब 12 लिंक के साथ हम चलाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं इसमें क्या होता है। क्योंकि हमारा ऑन मोड यही बोलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना 8 मोड को कर सकते हैं ना, तो चैनल ग्रुप 1 मोड हमने रखा ऑन वाला। अरे इसने तो ले लिया। ये शायद पैकेट ट्रेसर ले रहा है या फिर मेरा कॉन्सेप्ट गलत है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, ये स्टैटिक वाले में एक्चुअली 8 लिंक वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं भी थोड़ा क्लियर नहीं हूँ, मेरे को भी टेस्ट करना पड़ेगा रियल टाइम वाला डिवाइस पे। लेकिन मेरा नोट वगैरह में सारे में तो यही लिखा है। अच्छा आप देख लो ना, ये क्या कर रहा है, थोड़ी देर के बाद देखते हैं। इसमें कुछ लिंक ऑलरेडी आपके डाउन भी पड़े हैं ना, तो हो सकता है ये उसमें ज़्यादा 8 से ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, ये थोड़ा जो रियल टाइम डिवाइस है ना, किसी रियल टाइम डिवाइस में मेरे को टेस्ट करना पड़ेगा। हालांकि रियल टाइम डिवाइस में 2 डिवाइस के बीच इतने सारे लिंक भी लगा के एक सेकंड। और बाकी सर आपका दूसरे तरफ भी करना पड़ेगा ना, दूसरे तरफ हमने इनेबल नहीं किया इसलिए आपका डाउन दिखा रहा है। लेकिन ये ऑन मोड में आपको जितना बुक वगैरह में मैंने देखा था ये तो 8 लिखा था, लेकिन डायनामिक मोड में आपके कुछ फिक्स लिंक होते हैं। ऑन मोड में शायद 8 से भी ज़्यादा लिंक ये बाइंड कर रहा है, या फिर हो सकता है पैकेट ट्रेसर में भी आप क्लियर नहीं हो सकते ना, हो सकता है पैकेट ट्रेसर ये ले रहा है, दूसरे डिवाइस में शायद नहीं लेगा, तो देख लेंगे इसको। ठीक है, तो ये आपका ऑन मोड है, तो इसमें अगर आप चाहो तो ये सारे टेस्ट भी आप पैकेट ट्रेसर के ऊपर कर सकते हो। और ऑन मोड में कुछ बचा क्या, अच्छा एक बार एल्गोरिथम देख लेते हैं। इसमें वो वाला कमांड भी नहीं दे रहा है। अच्छा, लोड बैलेंस, इसमें आपको दिखा देता है आपका क्या एल्गोरिथम चल रहा है। ये कमांड आपके पास है वेरीफाई करने के लिए, शो ईथर चैनल लोड बैलेंस।
ये आपको अभी बता रहा है कि आपका सोर्स मैक का एल्गोरिदम बाय डिफ़ॉल्ट आपके डिवाइस में चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके कुछ एल्गोरिदम एक चला हुआ होता है, तो इसमें आपका सोर्स मैक का एल्गोरिदम चल रहा है। तो सोर्स मैक के रूल के हिसाब से जो भी लिंक सिलेक्ट करना है ये उसी लिंक को सिलेक्ट करता है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप पोर्ट चैनल लोड बैलेंस, उसके बाद आपका जो भी एल्गोरिदम का नाम देना है वो आप दे सकते हो। ये कमांड है आपके पास, पोर्ट चैनल लोड बैलेंस, उसके बाद जो भी आपको एल्गोरिदम चलाना है। हालांकि ये डिवाइस पे आपका 6 ही एल्गोरिदम है, सोर्स आईपी, सोर्स डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक और सोर्स प्लस डेस्टिनेशन आईपी एंड मैक, 6 ही एल्गोरिदम है पैकेट ट्रेसर के लिए। लेकिन लेटेस्ट डिवाइस में आपको 9 एल्गोरिदम जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, कुछ लेटेस्ट डिवाइस में आपको पोर्ट वाला एल्गोरिदम देखने को नहीं मिलते हैं। सॉरी, लेटेस्ट डिवाइस में ही आपको पोर्ट वाला एल्गोरिदम जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन हालांकि अभी के लिए जो भी डिवाइस आपके पास आ रहे हैं उसमें आपको पोर्ट वाला भी एल्गोरिदम देखने को मिलेगा। तो ये आपके पास कमांड है। ये कमांड आप कॉन्फ़िगरेशन, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आपको चलाना पड़ेगा, इंटरफेस के अंदर नहीं। ठीक है, तो आप कर सकते हो। तो इसको भी अगर आप चला लोगे तो चलाने के बाद आपका जो भी एल्गोरिदम आप सेट करना चाहते हो वो कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप उस पोर्ट चैनल जो आपने क्रिएट किया उसको अगर आप ट्रंक लिंक बनाना चाहते हो या फिर एक्सेस लिंक बनाना चाहते हो, कुछ भी बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, इंटरफेस पोर्ट चैनल, उस पोर्ट चैनल का नंबर जो आपने कॉन्फ़िगर किया था उसके अंदर आपको जाना पड़ता है। इसके अंदर इंटरफेस के लिए आपको जो भी कमांड चलाना होता है ना, जैसे स्पीड, डिप्लेक्स, जो भी आपको एक इंटरफेस के अंदर आप चलाते हो वो सारे कमांड आपको यहाँ पे चलाने को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इसको अगर मैं लेयर 3 इंटरफेस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मेरे को पता है नो स्विच पोर्ट मैंने चला लिया, उसके बाद आईपी एड्रेस लेके इसको मैं आईपी एड्रेस भी दे सकता हूँ। अगर मैं इसे आईपी एड्रेस दे देता हूँ तो उस केस में ये मेरा लेयर 3 ईथर चैनल बन जाएगा और ये एक मतलब लेयर 3 इंटरफेस की तरह आपका जैसा है ना वो काम करेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। जो भी इंटरफेस रिलेटेड कमांड, ट्रंक बनाना, आपका एक्सेस लिंक बनाना या फिर आपका आईपी एड्रेस वगैरह देना, और स्पैनिंग ट्री का भी जैसे है ना, किसी पोर्ट के लिए आप क्या करते हो, जैसे अपलिंक फास्ट, बैकबोन फास्ट, पोर्ट फास्ट वगैरह आप चलाते हो, तो वो भी सब आप ये कर सकते हो कि एक पोर्ट चैनल के अंदर चला सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। अगर आप मतलब उन्हीं पोर्ट के लिए अगर आप चलाना चाहते हो पोर्ट चैनल के लिए, तो आप एक काम कर सकते हो, वो जो आपके पास रेंज है ना, सारे पोर्ट के रेंज के अंदर आप जाके चला सकते हो, नहीं तो आप इस पोर्ट चैनल के अंदर आके चला सकते हो। लेकिन सजेस्टेड है ये कि आप पोर्ट चैनल के अंदर या क्या पोर्ट चैनल का जो लॉजिकल इंटरफेस है ना उसके अंदर आप आके चलाओ। क्यों? क्योंकि रेंज के कमांड में अगर आप जा रहे हो तो उस केस में हो सकता है कोई आपका लिंक मिस हो जाए, आपने गलती से रेंज में वो लिंक नहीं लिया। 8 लिंक के साथ आपने बंडल किया था और गलती से आपने 7 ही लिंक को सिलेक्ट कर लिया रेंज में और एक लिंक आपका बच गया, तो वो लिंक आपका सस्पेंड में चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सजेस्टेड एक बार आपका बंडल हो गया, पोर्ट चैनल आपका चल गया, उसके बाद आप इंटरफेस पोर्ट चैनल के अंदर ही आके आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है वो आप पोर्ट से रिलेटेड आप कर लो। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप जाके घर जाके आज प्रैक्टिस कर लेना। हालांकि इसमें 2-4 ही कमांड थे और ज़्यादा कुछ नहीं। और नेक्स्ट वाले क्लास में हम जो डायनामिक प्रोटोकॉल 2 है उनके बारे में देखेंगे, और हो सके तो उसके डायनामिक प्रोटोकॉल के प्रैक्टिकल भी आपका यहाँ पे हो जाएंगे पैकेट ट्रेसर में, कोई दिक्कत नहीं। इसमें अगर कोई किसी के पास कोई डाउट या फिर क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो।